So we will start today's class by solving this question. Prove that root 2 plus root 3 is irrational. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर दोनों में से एक इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे हमने देखा था 2 प्लस रूट 3 को कैसे इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। 2 प्लस सपोज मैंने लिख दिया 5 रूट 3, इसको कैसे इरेशनल प्रूव करना है, इस तरह के क्वेश्चन हमने देख रखे थे। अब अगर हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं, ठीक है, दोनों टर्म्स रूट में हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये देखो। तो हम क्या लेंगे, लेट रूट 2 प्लस रूट 3 is equals to a by b, where a and b are co-primes. Co-primes क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ना कि दोनों साइड को स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं ना तो देखो क्या होता है, ये होता है रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। तो इट बिकम्स रूट 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ऐसे नहीं, इससे बेटर हम इस तरह से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इशू हो जाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर करने से पहले क्या करें कि एक नंबर को एक तरफ भेज दे, दूसरे नंबर को इधर ही रहने दे। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस रूट 2। अब अगर स्क्वायर करेंगे ना तो थोड़ा शॉर्ट में ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर, इधर हुआ a बाई बी माइनस रूट 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, देखो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और ये हो गया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 a बाई बी, ठीक है। क्या मैंने किया, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab। अब यहाँ पे मुझे करना क्या, सेम क्राइटेरिया फॉलो करना, रूट वाले नंबर को यहीं पे छोड़ना, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देना इधर। तो ये हो गया 3 माइनस 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 a अपॉन बी। मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा तो ये माइनस में हो गया, इसको भी इधर भेजा तो भी ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो 3 माइनस 2 इज 1, so it is 1 minus a square upon b square is equals to minus 2 root 2 a by b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट 2 का मैं यहीं पे छोड़ना, बाकी सबको इधर भेज देना। तो b डिवाइड में b इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 2a इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस 2a। क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ठीक है। यहां तक कॉपी हो गया। अगला स्टेप देखो, तो नेक्स्ट स्टेप बिकम्स, जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी अपॉन 2a, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा, प्लस b अपॉन 2a मल्टीप्लाई होता तो a से a स्क्वायर का एक a कट गया और b से एक b कट गया, तो ये बचा प्लस a अपॉन 2b, राइट। b से एक b कटा और a से एक कटा
तो ऊपर एक a बचा, नीचे b बचा और एक 2 है। ये किसके इक्वल हो गया? √2 के इक्वल हो गया। एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा 2ab, ये b से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया -b² + a² इज इक्वल टू √2। अब अगेन देखो वही कंसेप्ट है, a, b and 2 आर इंटीजर्स, a, b and 2 आर इंटीजर्स। तो अगर ये इंटीजर है, इसका मतलब -b² + a² अपॉन 2ab इज अ रैशनल नंबर। ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। इसका क्या मतलब है? √2 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन हमें क्या पता है? बट वी नो दैट √2 इज इरैशनल। हमें यही पता है कि √2 क्या है? इरैशनल है। thus our assumption is wrong। so √2 plus √3 is irrational। ठीक है। just copy it, after that we will do one more question of same type। Fine, so let's do one more question based on same pattern। prove that √3 minus √5 is an irrational number। I'm giving you 3 minutes for this। Try this, after that I'll solve for you। Try this question, last question की तरह ही होगा। Prove that √3 minus √5 is irrational। 5 minutes for this।
फाइन, सो लेट्स प्रोसीड दिस क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट √3 माइनस √5 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, या को प्राइम हम बोल सकते हैं a एंड b आर इंटीजर्स। नाउ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल्स टू a/b प्लस √5। ठीक है, एलसीएम लेके मैं इसे बना सकता हूं a प्लस b √5 अपॉन b। ये किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। नाउ लुक हियर, अगर हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या होगा, a प्लस b √5 अपॉन b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो गया 3, यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, ऊपर हम आइडेंटिटी लगाते हैं या a स्क्वायर प्लस ये हो गया 5b स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर होगा 5 और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, प्लस 2√5ab। ठीक है, नाउ लुक हियर, अगर हम अपने आरएचएस को देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है। ओके, बिफोर दैट हम क्या करते हैं कि आरएचएस में जो भी टर्म्स है उसमें सिर्फ √5 को छोड़ के सबको हम एलएचएस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 2√5ab। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2ab। इधर क्या बचेगा, √5। ये बात समझ में आई सभी को। पहले a स्क्वायर को मैंने इधर भेजा, ये माइनस a स्क्वायर हो गया, फिर 5b स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो माइनस 5b स्क्वायर हो गया, देन 2√5ab बच रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली 2√5a और b मल्टी प्रोडक्ट है आपस में। √5 को जब मैं यहीं पे छोड़ता हूं तो 2ab नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली इट बिकम्स माइनस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू √5। तो लुक हियर, हमारे पास जो हमारा एलएचएस है वहां पे क्या क्या टर्म्स है, a है, 2 है और b है। ये 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स है। a और b पहले से हमने इंटीजर एज्यूम किया हुआ है, 2 भी इंटीजर है। तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा एलएचएस है, माइनस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, ये पूरा का पूरा एलएचएस क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। ये क्या, एक रैशनल नंबर है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि √5 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हमारा पूरा का पूरा एलएचएस जो है वो एक रैशनल नंबर होगा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि √5 भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि √5 रैशनल नंबर नहीं है, तो दस हमारा पूरा का पूरा एजम्पशन रॉन्ग है और जो इनिशियली हमने माना था वो भी रॉन्ग है। ठीक है, तो उसको हम आगे प्रोसीड करवाते हैं। As a, b and 2 are integers, this implies that minus a square minus 2b square upon 2ab is a rational number. So this implies that √5 is a rational number. But we know that √5 is not a rational number.
So but we know that root 5 is not a rational number, so this contradicts our assumption. So therefore root 3 minus root 5 is an irrational number. Fine. So copy it down. ओके हर्ष, तुम्हारा डाउट क्या है कि अगर हमारा ये एलएचएस में वैल्यू कुछ और आ रहा है, भाई कोई भी वैल्यू आ जाए, तुम्हें अल्टीमेटली ये दिखाना है, कैलकुलेशन तुम्हारा सही होना चाहिए, दूसरा ये दिखाना है कि न्यूमरेटर में भी इंटीजर्स है, मतलब एलएचएस में जो भी टर्म्स हैं वो सभी के सभी इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर होगा और फिर ये जैसे हमने किया वैसे ही हो जाएगा। सभी ने कॉपी कर लिया, कोई डाउट किसी को? फाइन, अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर में जो है हाउ टू फाइंड आउट whether the decimal expansion of a fraction how to find out whether the decimal expansion of a fraction is terminating or not। ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली ये एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें कैसे पता चले, ठीक है, अच्छा, विदाउट डिवाइडिंग, ये डिवाइड किए बिना, विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड किए किसी भी फ्रैक्शन का हम कैसे कह सकते हैं वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये देखो, if
p by q is a fraction in simplest form. तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होना चाहिए p by q वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, जो काट सकते हो काट दो वहां पे। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट p and q आर को प्राइम। इसका भी यही मतलब है। एंड q has only 2, 5 or both as factors, ठीक है। q के जो फैक्टर्स हैं वो या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो दोनों फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। 2 और 5 हो सकता है बट इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। मतलब कि q जो होना चाहिए या तो वो 2 का सम पावर में लिखा जाना चाहिए, या तो q को हम 5 के कुछ पावर में लिख सकते हैं, दैट इज 2 का पावर m, मान लो m कुछ भी है, ठीक है। या तो हम 5 का कुछ पावर में ले सकते हैं, या तो हम q को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब या तो सिर्फ 2 है उसका फैक्टर, या तो सिर्फ 5 है उसका फैक्टर, या तो बोथ 2 और 5 है, बट इसके अलावा कोई भी इसका प्राइम फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, किसका, डिनोमिनेटर का। अगर ऐसा है तो पूरा फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई दूसरा नंबर आ गया एज अ फैक्टर, तो इन दैट केस द डेसिमल एक्सपेंशन विल नॉट बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। अब यहां पे एक और बात ध्यान रखो कि नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर विच डेसिमल टर्मिनेट्स, तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, इट इज ग्रेटर ऑफ m और n। जहां पर m क्या है, 2 का पावर है, n क्या है, 5 का पावर है। तो दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। So do this, after this we will do some questions. Write this first.
All right, so let's move on to some questions now. Suppose हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/8, ठीक है। फर्स्ट इसे डिवाइड करके मुझे बताओ वैल्यू क्या आ रही है, टेल मी। 3/8 इज इक्वल टू व्हाट? डिवाइड करो और मुझे बताओ 3/8 क्या आ रहा है। 3/8 को डिवाइड करके क्या आ रहा है भाई? देखो 3/8 पॉइंट लेते हैं, 0 आ जाएगा। 8 3 is 24, 60 आ गया। 8 7 is 56, 40 आ गया। 8 5 is 40। So yes, 3/8 is terminating और 3/8 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.375। तो यस, ये टर्मिनेट कर रहा है और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करना? आफ्टर 3 प्लेसेस। अब देखो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेसिस हम कैसे इसको जवाब दे सकते हैं। क्या 3/8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हाँ जी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये फर्दर कट नहीं सकता। 3 and 8 आर को-प्राइम्स। अब हमें क्या देखना है? डिनोमिनेटर का फैक्टर देखना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 is 8, 2 2 is 4। So 8 is equals to 2 का पावर 3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में? 2 का पावर n के फॉर्म में। डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to power m। ठीक है, so 3/8 is terminating, ये चीज हम बता सकते हैं। एंड कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा? जो पावर होगा। ठीक है, जैसे 2 और 5 दोनों होता तो दोनों में से जो सबसे बड़ा पावर था उतने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करता, बट यहाँ पे सिर्फ 2 है। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। देखो 2 का पावर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो एग्जैक्ट में भी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है। So this is how we get our answer. Fine. Next question देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7/80। मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे जानना है विल इट टर्मिनेट, क्या ये टर्मिनेट करेगा, और टर्मिनेट करेगा तो कितने प्लेसेस से बाद टर्मिनेट करेगा। सेवन अपॉन 80। will it terminate? If yes, then after how many places? तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई क्या 7 और 8 जो 80 है ये को-प्राइम्स है? बिल्कुल को-प्राइम्स है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 80 का हम फैक्टर्स निकालते हैं डिनोमिनेटर का। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। So 80 is equals to 2 raised to power 4, 1 2 3 4 into 5 raised to power 1, या सिर्फ हम 5 लिख सकते हैं। So इसका फॉर्म किस में? It is of the form
2 raised to power m plus 5 raised to power n. So the fraction will terminate ये तो श्योर हो गया, फ्रैक्शन टर्मिनेट करेगा। और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। Fine. So copy it down. After this, we will do another question. All right. One more question. 6 by 15. 6 by 15 का बताओ। Will it terminate? ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये बता दो। फाइन। सो 6 by 15 का टेल मी फास्ट। लास्ट सेशन में अभी किसी ने आंसर दिया था, मैं देख नहीं पाया था। सो टेल मी वेदर इट विल टर्मिनेट और नॉट। पहले ये बताओ टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। देखो क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट देखे तो हमें क्या समझ में आएगा कि भाई 15 है तो 15। सिमरन मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा जाता कि 6 by 15 क्या होगा। तुमसे बस ये पूछा जाएगा विदाउट डिवाइडिंग टेल दैट वेदर द डेसिमल फ्रैक्शन विल टर्मिनेट और नॉट, इफ यस देन आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम पहली बार क्वेश्चन में देखते हैं 6 by 15 तो हमें लगेगा यस भाई 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3 15 हो जाएगा। तो क्या ये टर्मिनेट करेगा? तो हम बोलेंगे नो। हम क्या बोलेंगे कि नो इट इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता है, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, उसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे नो इट इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है डिनोमिनेटर का वो 5 into 3 आ रहा है। 5 और 2 के अलावा भी कोई एक फैक्टर है जो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें गड़बड़ करेंगे। भाई एक बात ध्यान दो, क्या जो हमें फ्रैक्शन दिया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है? मैंने बताया था द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन इज दैट द फ्रैक्शन शुड बी कोप्राइम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। तो जैसे हम इसको देख रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो 3 2 6 3 5 15, सो 2/5। सो अब डिनोमिनेटर में क्या ओनली 5 है, तो यस इट विल टर्मिनेट। और क्योंकि डिनोमिनेटर क्या 5 का पावर 1 है, तो आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? ऑलराइट, कुछ अलग सा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ हो गया क्लियर? वी विल डू सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा, इफ a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube, a की वैल्यू क्या है x क्यूब y स्क्वायर, b क्या है xy क्यूब, देन फाइंड HCF and LCM of A and B. चलो, आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस. सॉल्व करके मुझे बताओ. A क्या है x क्यूब y स्क्वायर, B क्या है xy क्यूब. तो हमें क्या निकालना है, HCF and LCM of A and B. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. भाई मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमारे पास A क्या दिया हुआ है x क्यूब y स्क्वायर और B क्या दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब. HCF के लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स और लोएस्ट एक्सपोनेंट. तो कॉमन फैक्टर क्या है, x और y. x भी दोनों में है, y भी दोनों में है. x का लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1 सेकेंड वाले में, और y का लोएस्ट क्या है 2. तो HCF क्या हो गया हमारा x y स्क्वायर. ठीक है. LCM की बात करते हैं. LCM हम क्या देखते हैं, ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स एंड उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट. ऑल फैक्टर्स और हाईएस्ट एक्सपोनेंट. देखो फैक्टर्स क्या है भाई, x और y दोनों फैक्टर्स है. हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखो, x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3 और y का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3. तो एलसीएम क्या हो जाएगा x क्यूब y क्यूब. कंसेप्ट आया समझ में, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? फाइन, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. इसी पे बेस में देता हूं, सेम पैटर्न पे. क्वेश्चन है हमारा, इफ P is equals to AB square and Q is equals to A cube B, find HCF and LCM. करके दिखाओ. P क्या है AB स्क्वायर और Q क्या है A क्यूब B. हमें इन दोनों के HCF और LCM निकालना है.
सेम पैटर्न पे सॉल्व करो इसे। लेट्स सी सॉल्व करते हैं इसे हम। देखो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स और लोएस्ट एक्सपोनेंट। कॉमन फैक्टर क्या है, ए भी है बी भी है, दोनों में ए भी और बी भी है। ए का लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या 1, बी का क्या है, बी का भी 1 है। सो एचसीएफ क्या हो गया, ये हो गया ए बी। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम हम क्या देखते हैं, ऑल फैक्टर्स और हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो ऑल फैक्टर्स देखो, दो ही फैक्टर्स है ए और बी। ए का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3, बी का क्या है 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे चले। एक बात नोट करके रखना, 1 मार्कर बहुत बार पूछा गया है, हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ ऑलवेज। मतलब कि एलसीएम कैन बी रिटन एज k times HCF, where k is a natural number। हमेशा ऐसा होता है, एलसीएम इज ऑलवेज k टाइम्स HCF। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इफ a and b are integers having if a and b are integers, can they have 4 as HCF and 15 as LCM? अगर हमारे पास a और b कोई इंटीजर हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनके HCF 4 हो और LCM 15 हो? इज इट पॉसिबल? बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हम क्या बोलेंगे, नो। क्यों? क्योंकि HCF शुड बी अ फैक्टर ऑफ LCM। अगर हम LCM को HCF से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, रीजन हम क्या देंगे, HCF शुड बी अ फैक्टर ऑफ LCM। या ऑल्टरनेटिवली ऊपर जैसे मैंने ये लिखा है, ये लिख दो, LCM शुड बी अ मल्टीपल ऑफ HCF। तो और हम क्या लिख सकते हैं कि HCF शुड बी अ फैक्टर ऑफ LCM। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आ गई है? अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है,
is it possible to have HCF is equals to AB cube and LCM is equals to A cube B9? क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी दो नंबर का HCF AB क्यूब हो सकता है और LCM A क्यूब B9 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? Making where A and B are prime factors, are prime numbers. जहां पर A और B क्या prime numbers है. Is it possible? करके क्या देखना है? LCM upon HCF करके देखो क्या आ रहा है. तो LCM क्या है? A क्यूब B9 और HCF क्या है? AB क्यूब. देखो कट के क्या आता है? एक A कट गया तो ऊपर बचा A स्क्वायर और 3B कट गया तो क्या बचा? B6. A और B प्राइम नंबर है तो भाई ये भी क्या आ रहा है? एक नेचुरल नंबर आ रहा है. ठीक है. सो व्हिच इज अ नेचुरल नंबर? सो इट इज पॉसिबल. ये पॉसिबल है. बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है यहाँ पे? फाइन. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास, आल्सो फॉर दिस चैप्टर. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास. यू कैन लीव द सेशन नाउ.